है और वहां पे मतलब कि जो PHP का टैग है उसको लिखकर हम जो भी कंटेंट या कोड लिखते हैं वो एक्चुअली वो HTML नहीं है। हाँ, HTML को वहां पे हम एम्बेड कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं रहती। वहां पे जो भी हम लिखते हैं वो प्योर PHP की जो PHP प्रोग्रामिंग की जो सिंटैक्स है उसको अधीन होकर हम वहां पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो वो PHP का पेज है, मतलब उसे भी अगर आप देखो तो वो पूरा है एक्चुअली देखने में HTML जैसा। कहीं कहीं पे हमने PHP का कोड लिखा होता है। कुछ पेज ऐसे भी होंगे कि जिसमें हमने ज्यादा PHP का कोड लिखा होता है, HTML का कम कम लिखा होता है। लेकिन in either way we are writing PHP code in entire HTML in page which looks like HTML, लेकिन वो HTML प्योर HTML पेज नहीं है। वो क्या है? वो है PHP का पेज। एक्चुअली ब्राउजर जो है वो HTML ही समझता है, इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है कि जो ब्राउजर समझ पाए, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो क्लाइंट ब्राउजर से रन करेगा, है ना। तो जो रिस्पॉन्स भेजेंगे हम वो भी ब्राउजर पे जाएगा, तो ब्राउजर समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए रिस्पॉन्स को, उस फॉर्मेट में हमें वो भेजना चाहिए। तो HTML इजीली ब्राउजर समझता है, या तो फिर HTML को ही वो इंटरप्रेट कर सकता है, या तो हम ये भी कह सकते हैं ब्राउजर इज एन इंटरप्रेटर फॉर HTML। इसलिए क्या होता है कि वो पूरा HTML का पेज जहां जहां पे डायनेमिक कंटेंट की आवश्यकता होती है वहां पे हम PHP का कोड लिखते हैं। वही चीज हम जावा में अगर वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो जावा में भी कर सकते हैं। पूरा एक ऐसा पेज की जो HTML जैसा दिखे, जहां पे भी डायनेमिक कंटेंट मतलब कोई ऐसा डेटा की जो डायनेमिकली जनरेट होता है उसको हमें डिस्प्ले करना है तो या इंसर्ट करना है तो हम जावा का कोड लिखेंगे। और ये कोड लिखने की 3 अलग-अलग मैकेनिज्म हमने देखे, JSP एक्सप्रेशन, JSP स्क्रिप्टलेट एंड JSP डिक्लेरेशन। और हमने कल डेमो में इनका यूज भी किया। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है आज का, मेरे ख्याल से माय स्क्रीन इज माय स्क्रीन विजिबल? No. ओके ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, so our next chapter, that is this one. Now this chapter focuses on using JSP directives. Actually हमारे JSP के पेज के अनुवाद से जो सर्वलेट जनरेट होगी वो जावा का क्लास है, और जो कुछ भी जावा के क्लास में या जावा की फाइल में हो सकता है वो सब कुछ हम उस फाइल में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम हमारे JSP के पेज के अनुवाद से जो सर्वलेट बनने वाली है उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं लिखेंगे। हम तो क्या करेंगे कि यहाँ से ही सब कुछ लिखेंगे JSP की पेज से, और इंटरनली वो ट्रांसलेट होके कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पहुंचेगा, अपने जो जावा की फाइल बनती है या जावा का क्लास बनता है उसमें। तो देखो, वो जो जावा का क्लास बनता है अनुवाद से, उसमें काफी सारा हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मतलब काफी सारा कोड अलग अलग तरह से रख सकते हैं। हमने देखा है, मैंने काफी बार आपको बताया है। अब उस पेज का स्ट्रक्चर, उस फाइल का स्ट्रक्चर, उस फाइल का कोड कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि और एडिशनल कोड उसमें ऐड करने के लिए काफी सारी डायरेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल है। और इन डायरेक्टिव्स में से जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है पेज डायरेक्टिव, JSP पेज डायरेक्टिव। जो आपको सिंपली बता दूं एक एग्जांपल कि भाई देखो, हम जब प्योर जावा का प्रोग्राम बनाते, प्योर जावा का कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट सेम में लिखा था, तो आपने काफी बार ऐसा देखा होगा कि हम अपने क्लास में, अपनी फाइल में सॉरी, काफी सारे पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं ऊपर, क्योंकि हम अपने क्लास में अलग अलग कुछ क्लासेस को यूज कर रहे हैं कि जो करंट पैकेज में अवेलेबल नहीं है, जावा के इनबिल्ट पैकेजेस में अवेलेबल है, तो हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपको सपोज जरूर है स्कैनर क्लास की,
स्कैनर क्लास का उपयोग करना है आपको तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। कोई कलेक्शन यूज करना है आपको तो क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे क्लास को। आपको फाइल हैंडलिंग करना है तो आप आईओ पैकेज या उसके किसी क्लास को इंपोर्ट करोगे। तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। तो देखो अब तक जो हमने जेएसपी में मैकेनिज्म देखा, उसके द्वारा हम क्लास के अंदर का सब कुछ कंट्रोल करते थे, क्लास के अंदर का अंदर कोड को रखते थे। अब सपोज कि मुझे ऐसा करना है कि मेरे जेएसपी के पेज से अनुवाद से जो सर्वलेट बने उसमें, वो तो है तो क्लास ही, उसमें मुझे कुछ ऐसे क्लास यूज करने हैं कि जो मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट मुझे लिखने हैं। तो अब इंपोर्ट स्टेटमेंट कहाँ पे लिखे, हम जेएसपी एक्सप्रेशन में भी नहीं लिख सकते, जेएसपी स्क्रिप्टलेट में भी नहीं लिख सकते, और जेएसपी डिक्लेरेशन में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जेएसपी एक्सप्रेशन में जो लिखते हैं वो तो आउटपुट में जाता है। जेएसपी स्क्रिप्टलेट में जो लिखेंगे वो तो मेथड के अंदर जाएगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट कहाँ पे होना चाहिए, वो तो शुरू में होना चाहिए, क्लास के ऊपर, क्लास के बाहर। रही जेएसपी डिक्लेरेशन की बात, तो वो भी तो क्लास के अंदर होता है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना है तो कहाँ पे लिखूं, तो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हम मेंशन कर सकते हैं ये पेज डायरेक्टिव के जरिए। ऐसे काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं पेज डायरेक्टिव के जो हमें अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जेएसपी डायरेक्टिव और उसके बाद जेएसपी पेज डायरेक्टिव। यूजिंग पेज डायरेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि हम इंट्रोडक्शन, मतलब कि व्हाट इज डायरेक्टिव एंड व्हाट इज इट्स यूसेज और इफेक्ट ऑन आवर जेएसपी पेज। A JSP directive affects the overall structure of the servlet that results from the JSP page। मैंने बताया आपको कि हमारे JSP पेज के JSP के अनुवाद से जो सर्वलेट बनने वाली है, उस क्लास का स्ट्रक्चर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर असर कर सकते हैं। मतलब कुछ इन जेएसपी देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। जेएसपी में मुख्य तीन प्रकार की डायरेक्टिव्स है, जैसे कि पेज, इंक्लूड, टैग, लीव। अब कोई भी डायरेक्टिव आपको यूज करनी हो जेएसपी में, जितनी भी डायरेक्टिव्स है यहाँ पे तीन आपको बताई, उसके अलावा भी कोई भी डायरेक्टिव अगर आपको यूज करनी है अपने जेएसपी के पेज में, तो उसकी एक सिंटेक्स है कि जो आपको फॉलो करनी होगी। देखो ये उसकी सिंटेक्स है। कौन सी वाली, ये लेस देन, परसेंटेज साइन, एट द रेट, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का नाम, जैसे कि इंक्लूड है तो इंक्लूड, पेज है तो पेज, जो भी है यहाँ पे डायरेक्टिव का नाम आएगा। लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट, एट द रेट लगेगा डायरेक्टिव के नाम के आगे, एट द रेट, डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू। जितने भी एट्रीब्यूट्स चाहो आप यूज कर सकते हो। अगर एक भी यूज नहीं करना है तो ना करो, बट एक एट्रीब्यूट भी यूज नहीं करोगे तो उसकी असर क्या होगी डायरेक्टिव यूज करने की। ठीक है, जो भी डायरेक्टिव यूज करना आपको कर सकते हो। ये उसकी सिंटेक्स है, लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट, डायरेक्टिव का नाम, फिर उसके एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू, जितने भी एट्रीब्यूट यूज करने हैं कर सकते हो। अंत में परसेंटेज और लेस देन। ये सिंटेक्स है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है थ्योरी में। What are JSP directives? Explain explain how can we use directives in our page। And फिर पूछा जाता है कि भाई also explain page directives with its attributes or example। देखो अब हम बात करते हैं JSP पेज डायरेक्टिव की। ठीक है, the page directive has many attributes which can be used within the JSP page। अब पेज डायरेक्टिव की बात हो रही है तो उसमें काफी सारे एट्रीब्यूट्स है कि जो हम अपने जेएसपी के पेज में यूज कर सकते हैं। इट हैज द फॉलोइंग केस सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स, मतलब कि यहाँ पे जिस केस में मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट किया है वही केस में यूज करने होंगे। केस सेंसिटिव है एट्रीब्यूट इसलिए है। किसके ये सभी एट्रीब्यूट्स, पेज डायरेक्टिव के। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट, पेज, फिर डायरेक्टिव का नाम और इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू। काफी सिंपल से है ये एट्रीब्यूट्स। देखो इंपोर्ट, पेज एनकोडिंग, इज ईएल इग्नोर्ड, ऑटो फ्लश, एरर पेज, is thread safe, extends, content type, session, buffer, info,
इज एरर पेज, लैंग्वेज एटसेट्रा, इन सबको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो, पेज डायरेक्टिव को अगर यूज करना है तो सिंटेक्स तो वही है। देखो, डायरेक्टिव की जगह पे क्या आ जाएगा, पेज, लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट अगर यूज करना चाहते हैं तो लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज, एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, एट्रीब्यूट 3 इक्वल टू वैल्यू 3 एटसेट्रा। जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज करना चाहते हो आप लिख सकते हो यूजिंग द इंपोर्ट एट्रीब्यूट। अब ये तो आपको सिंटेक्स बता दी पेज डायरेक्टिव को यूज करने की, लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज। आपके दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई जेएसपी के पेज में इसको लिखे कहाँ पे, कहीं भी लिख सकते हो। ज्यादातर केस में कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो उस पर निर्भर करता है, और अदरवाइज आपको शुरू में इसको लिख लेना चाहिए बाकी का कोड लिखने से पहले। यस, अब पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन यूजिंग द इंपोर्ट एट्रीब्यूट। It has been discussed that the helper class should be kept in a separate package. सर्वलेट के बारे में जब चर्चा की हमने तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोड, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा कोड है या फिर कई बार आपके एप्लीकेशन में आपको एक ही प्रकार का कोड अलग अलग सर्वलेट में यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ऐसे कोड को एक यूटिलिटी क्लास बनाकर किसी मेथड में डिफाइन कर दो, और फिर उस यूटिलिटी क्लास को बाकी की जितनी भी सर्वलेट्स में उसका यूज करना है वहां पे उसे इंपोर्ट कर लो। तो सेपरेट पैकेज बना के ऐसे यूटिलिटी क्लास आप बना के रख दो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुकी के एग्जांपल के दौरान, हमने कुकी यूटिलिटी क्लास बनाया था जिसमें हमने दो मेथड्स डिफाइन की थी। हमें पता है कि कुकी को जब हमें रीड करना होता है तो लूप एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, फिर कुकी को आइडेंटिफाई करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो हर बार जब भी हमें कुकी को रीड करना है तो ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, यूटिलिटी क्लास बना के उसके अंदर मेथड डिफाइन कर दी थी, फिर उस मेथड को जरूरत पड़ने पर हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से कोई कुकी मुझे ऐसी बनानी है, अपनी एप्लीकेशन में काफी अलग अलग जगह होते हैं कि भाई उसकी नेम वैल्यू सेट करनी है, एज भी सेट करनी है, तो वो 3-4 लाइन का कोड मुझे हर जगह पे लिखना पड़ेगा। उसके बजाय हमने उस हेतु के लिए भी एक मेथड डिफाइन कर दी लॉन्ग लिव कुकी क्लास के अंदर। फिर जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी एज भी सेट हो जाएगी, वैल्यू भी हम पास करेंगे वो सेट हो जाएगी। तो एक लाइन में फिर जहां भी हमें ये करना है हम एक लाइन में कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे यूटिलिटी क्लास बनाए हैं और उसको सेपरेट दूसरे पैकेज में स्टोर किए हैं, तो फिर आपको अपनी सर्वलेट में क्या करना पड़ेगा, उन क्लासेस को यूज करने के लिए आपको उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज कि मेरा जो करंट फोल्डर है जिसमें मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, करंट पैकेज वो V4U है, V4U, और मैंने यूटिलिटी क्लास बना के रखे हैं NJSMTI पैकेज के अंदर। तो दोनों अलग अलग पैकेज हो गए। मेरी सर्वलेट्स कहाँ पे है, V4U में। मेरे यूटिलिटी क्लास कहाँ पे है, NJSMTI में। अब मुझे अपनी सर्वलेट में यूटिलिटी क्लास का यूज करना है तो मुझे अपने सर्वलेट फाइल में क्लास की जो फाइल है डॉट जावा फाइल, उसमें NJSMTI पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। यही चीज हम जेएसपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि जेएसपी का पेज भी है तो इंटरनली जावा का फाइल, जावा का क्लास। तो जेएसपी के पेज में कहीं पे स्क्रिप्टलेट में या कहीं पे जेएसपी एक्सप्रेशन में या डिक्लेरेशन में आप किसी एक्सटर्नल क्लास को यूज करना चाहते हो, किसी यूटिलिटी क्लास को कि जो आपने दूसरे पैकेज में रखा है उसको यूज करना चाहते हो, तो आपको ये इंपोर्ट एट्रीब्यूट दिया गया। जो काम इंपोर्ट स्टेटमेंट करता है, जो कार्य इंपोर्ट स्टेटमेंट करता है हमारी जावा की फाइल में, वही कार्य इंपोर्ट एट्रीब्यूट पेज डायरेक्टिव का इंपोर्ट एट्रीब्यूट करता है जेएसपी में। So it makes the dynamic code easier to write, maintain, debug, test, and reuse. The import attribute let us to specify the packages that should be imported by the servlet. मतलब हमारे इस पेज के अनुवाद से जो सर्वलेट बनने वाली है उसमें अगर हम किसी पैकेज को इंपोर्ट करना चाहे तो वो हम मेंशन कर सकते हैं इंपोर्ट एट्रीब्यूट में।
whenever we use a class in our JSP, the system will assume that class is in the same package. अगर हम किसी दूसरे क्लास को अपने JSP के पेज में यूज करेंगे तो सिस्टम तो पहले क्या सोचेगी कि JSP का पेज जहाँ पे है, मतलब वो सर्वलेट जहाँ पे है JSP के अनुवाद से बनी हुई, वहीं पे वो क्लास होगा। नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं किसी एक्सटर्नल क्लास को यूज करना, तो हम उसका पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं। Problem is that we don't know this package of auto-generated servlet. What I am trying to explain is that the packageless helper class will not work properly in all conditions. अब देखो, हमारे JSP में अगर हमने किसी एक्सटर्नल क्लास का यूज किया है तो सिस्टम कहाँ पे ढूंढेगी? करंट पैकेज में पहले। अब हमारा JSP का पेज जब अनुवाद होके सर्वलेट बनती है तो कौन सा पैकेज बनता है वो तो हमें पता ही नहीं है। हमें कहाँ पे पता है? वो तो सिस्टम बनाती है। तो हेल्पर क्लास मतलब यूटिलिटी क्लास हमने बनाई, वो तो सेपरेट पैकेज में बनाएंगे। सो ऑलवेज कीप योर यूटिलिटी क्लासेस इन पैकेजेस। अगर हम यूटिलिटी क्लास को पैकेज में नहीं रखेंगे किसी भी पैकेज में, तो उनका उपयोग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, आप अपने क्लास में दूसरे ऐसे ही क्लास को यूज कर सकते हो कि जो करंट पैकेज में आए हुए हो, करंट पैकेज में। अब आपका जेएसपी पेज कौन से पैकेज में जाएगा ये तो आपको नहीं पता। तो यूटिलिटी क्लास को अगर आप जेएसपी का जो पेज है वो जो पैकेज में है वहीं पे रखोगे तो इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है ना कि भाई इंटरनली कौन सा पैकेज बनने वाला है। तो ऐसा करो कि अलग से पैकेज बना के रख दो, फिर कहीं भी जाए जेएसपी का पेज, जेएसपी का पेज कहीं भी जाए, हम अपने पैकेज से अपने यूटिलिटी क्लासेस को वहां पे यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पे लिखा है लास्ट में, ऑलवेज कीप योर यूटिलिटी क्लासेस इन पैकेजेस। इससे क्या होगा, कहीं पे भी हम उसका आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर पैकेज के अंदर है क्लास, तो पहचान होगी पैकेज नेम डॉट क्लास। We can use the import attribute of page directive very simply as follow. You can see, अब देखो लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज, ये उसकी सिंटेक्स है। फिर import एट्रीब्यूट का नाम क्या है? import इज इक्वल टू पैकेज डॉट क्लास। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे पैकेज डॉट क्लास, मतलब कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर फॉर एग्जाम्पल, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, पहली लाइन देखो एग्जाम्पल में, लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ये यहाँ पे क्या किया, ये डेट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया, सिंगल क्लास। अब ऊपर सिंटेक्स में देखो ये सेकंड लाइन जो है वो लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज इंपोर्ट इक्वल टू पैकेज डॉट क्लास कोमा पैकेज डॉट क्लास। मल्टीपल क्लास अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, अलग अलग क्लास अलग अलग पैकेजेस से, तो एक से ज्यादा क्लास भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे? देखो, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम कोमा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम कोमा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, इस तरह से मल्टीपल क्लासेस भी आप इंपोर्ट कर सकते हो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। देखो नीचे आपको दूसरा एग्जांपल जो दिया है उसमें यूटिल पैकेज के सारे क्लासेस हमने इंपोर्ट किए। कैसे? जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क साइन। तो क्या होगा कि यूटिल पैकेज में जितने भी क्लास आए हुए हैं वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। It is to be noted that import is the only attribute which can be used more than once. हम अगर पेज डायरेक्टिव का यूज करते हैं अपने पेज में, तो ये एट्रीब्यूट इंपोर्ट एट्रीब्यूट ऐसा है कि जिसको हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना उनको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज ऑल द एट्रीब्यूट्स, बट इफ यू वांट or if it is required by you to use this attribute, you can use any of the attribute only once, but import attribute को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। See the example, a very simple example is given, you can see here, दिखाई दे रहा है ना सबको? HTML हेड टाइटल दिया है, using JSP directive import attribute title, और देन नीचे बॉडी में h1 हेडर में लिखा है import attribute। अब देखो इतना लिखने के बाद import attribute को यूज किया, मतलब कि पेज डायरेक्टिव को यूज किया है। देखो वहां पे क्या लिखा है,
लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज import इक्वल टू java डॉट util डॉट asterisk। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने util पैकेज को इंपोर्ट किया, और अदरवाइज ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने util पैकेज के सभी क्लासेस को इंपोर्ट किया यूजिंग JSP स्क्रिप्टलेट। डेट, अब देखो ये स्क्रिप्टलेट लिखिए, डेट d इक्वल टू न्यू डेट, देन लॉन्ग मिली सेकेंड इक्वल टू d डॉट गेट टाइम। अब देखो यहाँ पे डेट क्लास का हमने यूज किया, डेट क्लास को यूज करने के लिए हमने केवल डेट लिखा, तो ऐसा लिखने से एरर नहीं आएगी क्योंकि डेट क्लास यूटिल पैकेज में अवेलेबल है और यूटिल पैकेज को ऑलरेडी हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। अदरवाइज याद करो वो पहली जेएसपी की फाइल, पहला जेएसपी का पेज जो मैंने आपको जेएसपी के पहले चैप्टर में दिखाया था, वहां हमने क्या लिखा था, java.util.dat। शायद आपको याद ना हो तो आपको बता दूं, सी दिस वन, न्यू java.util.dat ऐसा लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते न्यू डेट तो एरर आती, क्योंकि न्यू डेट तो डेट क्लास को ढूंढेगा सिस्टम, डेट क्लास को ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, करंट पैकेज में। करंट पैकेज मतलब ये जेएसपी का पेज अनुवाद होकर जो सर्वलेट बनेगी वो जो पैकेज में जाएगी वहां पे डेट क्लास को ढूंढा जाएगा, लेकिन डेट क्लास तो यूटिल पैकेज में है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऐसा लिखना नहीं चाहते तो हम इस सर्वलेट को सॉरी इस क्लास को या उसके पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया इसमें। इंपोर्ट करने से हम डायरेक्टली यहाँ पे डेट लिख पा रहे हैं। फिर गेट टाइम किया, गेट टाइम क्या देगी, गेट टाइम मेथड क्या देगी कि इस डी ऑब्जेक्ट में जो डेट टाइम है उस डेट टाइम को मिली सेकेंड्स में देगी। बाय डिफॉल्ट जब आप डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो करंट डेट एंड टाइम उसमें होता है, और गेट टाइम मेथड आपको मिली सेकेंड्स देती है। वो मिली सेकेंड्स इपोक टाइम से लेकर इस डेट ऑब्जेक्ट में, डी ऑब्जेक्ट में जो टाइम है तब तक की मिली सेकेंड्स देती है। फिर लास्ट लाइन में मैंने क्या किया है, एम एस इक्वल टू ms plus 10 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये यहाँ पे 10 दिन बाद डी में जो डेट आई है करंट डेट, उसके 10 दिन बाद जो डेट बनती है वो मैंने, उसका जो मिली सेकेंड्स है वो मैंने एमएस में स्टोर करवाया। कैसे, देखो एमएस एक्चुअली सेकंड लाइन में क्या लिखा है, लॉन्ग एमएस इक्वल टू डी डॉट गेट टाइम, तो एमएस में मिली सेकेंड्स आ गई इपोक टाइम से लेकर आज तक की, फॉर एग्जाम्पल। फिर ms इक्वल टू ms प्लस, मतलब कि ms में जो आज तक की मिली सेकेंड्स है उसमें प्लस किया, प्लस मुझे 10 डेज करना है, तो 10 डेज मतलब 10 डेज की 24 आवर्स ईच डे की, हर आवर की 60 मिनट्स, हर मिनट की 60 सेकंड और हर सेकंड की 1000 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1000, तो 10 दिन में जितनी मिली सेकेंड्स होती है वो यहाँ पे मिलेगा हमें, और वो हमने प्लस कर दिया ms, मतलब आज की जितनी मिली सेकेंड्स है आज तक की उसमें प्लस कर दिया 10 डेज की मिली सेकेंड्स। तो अब जो डेट बनेगी वो 10 दिन के बाद की बनेगी, मतलब अब जो मिली सेकेंड्स मिलेगी वो आज से 10 दिन बाद की मिली सेकेंड्स मिलेगी। अब हमने देखो यहाँ पे नीचे जेएसपी एक्सप्रेशन यूज किया, टुडे मतलब आज की तारीख, वहां पे डी डॉट टू स्ट्रिंग मतलब डी ऑब्जेक्ट जो है उसमें तो करंट डेट एंड टाइम है उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन स्क्रिप्टलेट लिखा, डी में सेट टाइम कर दिया, एमएस मतलब मिली सेकेंड्स जो मिली है हमें 10 दिन के बाद तक की, उन मिली सेकेंड्स को हमने सेट कर दिया करंट डेट में, मतलब करंट डेट अब क्या हो जाएगी, करंट डी ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमने डेट टाइम सेट कर दिया 10 दिन के बाद का, तो उसमें आज से 10 दिन के बाद जो डेट बनती है वो सेट हो जाएगी डी में।
फिर अगर हम डिस्प्ले करें, देखो नीचे वापस जेएसपी एक्सप्रेशन लिखिए, आफ्टर 10 days डी डॉट टू स्ट्रिंग, तो डी में अब तो 10 दिन के बाद की तारीख। ये लास्ट जो एग्जांपल है ये डिस्कस कर रहे थे हम। तो देखो यहाँ पे आप आउटपुट टुडे, मतलब जब ये मैंने ये आउटपुट ये स्क्रीनशॉट लिया एप्लीकेशन को रन करके, उस दिन 2013 की 24 मार्च डेट थी। अब आफ्टर 10 days you can see after 10 days it is Wednesday April 3rd, मतलब 24 मार्च के बाद 10 दिन के बाद जो डेट बनती है वो 3rd अप्रैल यहाँ पे आ गई। ठीक है। Using the content type attribute, the content type attribute sets the content type response header indicating the MIME type of the document। अब देखो ये हमने बात की यहाँ पे import attribute की, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, मतलब पेज डायरेक्टिव के जितने भी एट्रीब्यूट्स है उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करोगे आप वो है import attribute। और शुरू में कहा कि import attribute ऐसा है कि जिसको एक से ज़्यादा बार हम यूज़ कर सकते हैं same page में। Then using the content type attribute, content type attribute sets the content type response header indicating the MIME type of the document। अब content type से क्या होगा, जो content type header हम यूज करते हैं सर्वलेट में, पता है ना, हम content type सेट करते हैं अपनी सर्वलेट से, सेट content type HTML/text ऐसा, तो वही content type यहाँ पे JSP में भी हम यूज कर सकते हैं कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट के जरिए। पेज डायरेक्टिव का एट्रीब्यूट कंटेंट टाइप, द एट्रीब्यूट सेट्स द कंटेंट टाइप रिस्पॉन्स हेडर, है ना, रिस्पॉन्स हेडर सेट करता है कंटेंट टाइप, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइम टाइप, जो रिस्पॉन्स आप सेट कर रहे हो क्लाइंट को, पता है ना, माइम टाइप मल्टीपल इंटरनेट, क्या था इसका फुल फॉर्म, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बराबर ना, यस। तो बहुत सारे माइम टाइप्स प्री डिफाइंड है। इन शॉर्ट जितनी भी अलग अलग प्रकार के डेटा हम इंटरनेट के जरिए शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उन सब के लिए माइम टाइप मतलब एक कोड अवेलेबल है, हम जानते हैं, वो हमने रिस्पॉन्स में वो देखा भी। जैसे कि इमेज सेंड करनी है तो इमेज स्लैश जेपीजी या जेपीईजी लिखते हैं हम। माइम टाइप जो होता है वो एक्चुअली उसमें दो चीज़ होती है, एक टाइप फिर स्लैश और सब टाइप। अगर मुझे जेपीईजी इमेज सेट करनी है तो उसका टाइप क्या हुआ, इमेज, और सब टाइप जेपीईजी। मुझे MP3 फाइल सेंड करनी है तो ऑडियो स्लैश MP3 ऐसा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कंटेंट टाइप के जरिए हम माइम टाइप सेट कर सकते हैं, और एडिशनली सेमीकोलन करके कैरेक्टर सेट भी, अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट में आप डेटा को रिस्पॉन्स को भेज रहे हो तो वो भी सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट कंटेंट टाइप फॉर JSP इज टेक्स्ट HTML। डिफॉल्ट कंटेंट टाइप फॉर सर्वलेट इज टेक्स्ट/प्लेन, याद रखना, और JSP के लिए टेक्स्ट/HTML। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप रिस्पॉन्स जो भेज रहे हो वो एक एक्सेल फाइल की रूप में भेजना चाहते हो तो यू कैन सेट द कंटेंट टाइप फ्रॉम योर JSP पेज कंटेंट टाइप इज इक्वल टू application/vnd.ms excel। ये MS Excel की फाइल को सेंड करने का फॉर्मेट। The above statement tells the browser that the response data is Excel spreadsheet, and this statement is similar to response.setContentType application/vnd.ms excel। अगर यही चीज हम स्क्रिप्टलेट के जरिए करना चाहें, पता है ना स्क्रिप्टलेट में हम नॉर्मल जावा का कोड लिखते हैं, तो यही चीज अगर हम स्क्रिप्टलेट से करना चाहें तो हमें ऐसा लिखना होगा response.setContentType, फिर ब्रैकेट में वो माइम कोड, और यहाँ पे अगर देखें पेज डायरेक्टिव तो थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए, है ना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया है आपको, जिसमें एक ऐसा रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ कि जो एक्सेल फाइल के स्वरूप में क्लाइंट तक पहुँचेगा, एक स्प्रेडशीट के स्वरूप में क्लाइंट तक पहुँचेगा, और वो MS एक्सेल की फाइल बनेगी।
See, HTML body, this is a test of Excel slash less than percentage at the rate page कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश bnd.ms excel। अब ये कंटेंट टाइप सेट करने से क्या होगा कि ब्राउजर को पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्स आया है वो एज एक ms excel की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। tr, अब देखो टेबल क्रिएट किया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 tr हेडर दिया रोल नंबर, दूसरा कॉलम का हेडर दिया नेम, तीसरा कॉलम का हेडर दिया एज, फिर नई रो ऐड की tr td 001 td बॉन td 31, अगेन tr td 002 हैरी 21। इस तरह से 3 4 5 कॉलम्स 5 रोज यहाँ पे ऐड की और हर रो में 3 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम और एज। ठीक है, अब देखो ये पेज जब रन होगा तो क्लाइंट के समक्ष तुरंत ही एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डू यू वांट टू सेव और ओपन दिस फाइल। और अगर वो ओपन करेगा या सेव करके ओपन करेगा तो देखो ये आउटपुट उसके सामने, दिस इज अ टेस्ट ऑफ एक्सेल एंड जो टेबल हमने बनाया वो टेबल एक्सेल में फाइल बनकर वहां पे गई। यही चीज आप कंटेंट डिस्पोजिशन का यूज करो हेडर तो अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है ना, वो पूरी फाइल जो बनती है उसका नाम वगैरह आप दे सकते हो कि उसका नाम क्या होना चाहिए फाइल का, एटसेट्रा। यूजिंग द पेज एनकोडिंग एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेज एनकोडिंग। सो फार द डिफॉल्ट कंटेंट टाइप फॉर द सर्वलेट इज टेक्स्ट प्लेन, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, एंड ऑफ जेएसपी इज टेक्स्ट एचटीएमएल। देखो ये ब्लैंक में पूछा जा सकता है। If we want to change the character set only, we can use page encoding attribute। देखो कंटेंट टाइप का जो एग्जांपल दिया वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम एडिशनली यहाँ से कैरेक्टर सेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज कि मुझे कंटेंट टाइप सेट नहीं करना है, केवल कैरेक्टर सेट सेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं पेज एनकोडिंग इक्वल टू शिफ्ट JIS यूजिंग द सेशन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो सेशन एट्रीब्यूट, काफी दिलचस्प और उपयोगी है ना। हमने ये तो डिस्कस किया है कि भाई जेएसपी के पेज में सेशन तो अपने आप क्रिएट हो ही जाता है। सर्वलेट में जब हम एप्लीकेशन मतलब कि सर्वलेट में जब हम रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और सेशन को ट्रैक करते हैं तो पहली बार हमें वो सेशन क्रिएट करना पड़ता है गेट सेशन मेथड के जरिए, रिक्वेस्ट की मेथड गेट सेशन। ठीक है, जेएसपी के पेज में तो सेशन बन ही जाता है। The session attribute controls whether the page participates in the session or not. It can be used। अब देखो ये मैंने आपको कल बताया, हमने डिस्कस किया कि भाई जेएसपी के पेज में सेशन तो बन ही जाता है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई सेशन हमें क्रिएट करवाना है या नहीं करवाना, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस सेशन एट्रीब्यूट के जरिए। इट कैन बी यूज्ड एज, जैसे कि बाकी के एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज सेशन इक्वल टू सम वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक बुलियन वैल्यू होगी जो ट्रू या फॉल्स होगी। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, मतलब कि सेशन क्रिएट होना चाहिए। When it is true, the session variable will be bound to existing session. If it exists otherwise, a new session will be created। ट्रू है तो करंट सेशन, अगर मतलब इस पेज के लिए पहले रिक्वेस्ट आ चुकी है, यह सेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो सेशन वेरिएबल जो है बिल्ट इन वेरिएबल ऑफ जेएसपी, सेशन नाम का वेरिएबल है ना, उसमें रेफरेंस रहेगा उस सेशन का, और अगर सेशन नहीं होगा तो नया बन जाएगा और उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, सेशन वेरिएबल में। बट इफ इट इज फॉल्स देन अ न्यू सेशन वुड नॉट बी क्रिएटेड इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वही चीज जो हम गेट सेशन मेथड को कॉल करते हैं सर्वलेट से, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू पास करने से नया सेशन बनता है, फॉल्स पास करने से अगर सेशन है तो रिट्रीव होगा और नहीं है तो नया सेशन नहीं बनेगा। वही चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रू है तो सेशन रिट्रीव होगा या तो नया बन जाएगा, और अगर फॉल्स है तो अगर सेशन ऑलरेडी है बना हुआ तो वो रिट्रीव होगा, और नहीं है तो कोई नया सेशन नहीं बनेगा। Setting it false doesn't mean that session tracking is disabled।
इसे फॉल्स रखने से ऐसा नहीं होगा कि सेशन ट्रैकिंग डिसेबल हो जाएगा, सेशन ट्रैकिंग तो चालू ही रहेगा, लेकिन जो सेशन वेरिएबल है उसमें सेशन का रेफरेंस नहीं रहेगा, अदरवाइज सेशन ट्रैकिंग तो एक्टिव रहेगा ही। यूजिंग बफर एट्रीब्यूट, बफर स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द बफर यूज्ड बाय द आउट वेरिएबल। देखो जेएसपी में क्या है कि जेएसपी में जेएसपी राइटर का उपयोग होता है, सर्वलेट में हम प्रिंट राइटर का उपयोग करते हैं, और जेएसपी पेज में जेएसपी राइटर का उपयोग होता है। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है, हमें पता है कि जेएसपी राइटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो कुछ हद तक डेटा को बफर करता है, मतलब रिस्पॉन्स को भेजने से पहले वो बफर में स्टोर करता है। तो वो जो बफर होता है इंटरनली, उसकी साइज क्या रखनी है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं बफर एट्रीब्यूट के जरिए। ओके, कैसे यूज करेंगे उसको? सिमिलरली लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज बफर इक्वल टू वैल्यू। The value of this attribute can be any value like 512 KB or none. कुछ भी ना हो ऐसा भी रख सकते, और 512 मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकते। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, डिपेंड्स ऑन द सर्वर, बट मिनिमम हमें 8 KB इसकी वैल्यू रखनी चाहिए। इफ इट इज नन इट टर्न्स ऑफ द बफरिंग। अगर ये वैल्यू हमने नन रखी है, बफर की साइज जो है वो नन रखी हमने, तो बफरिंग नहीं होगा। तो doing so requires the setting lines at the top of page before sending any response. तो अगर बफरिंग को आप ऑफ करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टर्न ऑफ द बफरिंग, आपको क्या करना है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है नन। नन देने से क्या होगा, बफरिंग नहीं होगा, लेकिन साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि बफरिंग को ऑफ करते हो तो कोई भी लाइन जो आप लिखते वो सही जगह पे होनी चाहिए। मतलब कि रिस्पॉन्स में अगर हेडर्स को आप ऐड करते हो, हेडर्स को सेट करते हो, तो वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। मतलब बाकी का रिस्पॉन्स जो आप सेंड करते हो उससे पहले आपको हेडर्स सेट कर देने हैं, ठीक है, अदरवाइज वो हेडर सेंड नहीं होंगे। हाँ, सेटिंग लाइंस कहाँ पे होनी चाहिए, टॉप में। मतलब सेट हेडर, ऐसा कुछ भी हम सेट करते हैं वो टॉप पे होनी चाहिए। Now the default size of the buffer depends on the server, but we should keep it at least 8 KB. 8 KB. 8 KB तो मिनिमम हमें रखना चाहिए अगर रखना है तो। Using the auto flush attribute. The auto flush attribute specifies whether the buffer should automatically be flushed when they are full or whether an exception should be generated when the buffer overflows. अब बफर की साइज जो भी है वो फुल होने पर क्या वो ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाना चाहिए, मतलब कि वो रिस्पॉन्स में राइट हो जाना चाहिए, या एक्सेप्शन जनरेट होनी चाहिए फुल होने पर, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के जरिए। अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी बुलियन होगी, ट्रू या फॉल्स। इट्स वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। अगर ट्रू है इसकी वैल्यू तो क्या होगा, ऑटो फ्लश होगा, मतलब कि बफर फुल होने पर ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स पे फ्लश किया जाएगा और एम्प्टी हो जाएगा, वापस उसमें कुछ नया राइट होगा। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो क्या होगा, बफर फुल होने पर एक्सेप्शन थ्रो होगी, बफर इज फुल। यूजिंग द इन्फो एट्रीब्यूट, द इन्फो डिफाइंस अ स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज एन इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन फॉर द पेज। देखो हमारी इस सर्वलेट या हमारे इस पेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम सेट करना चाहते हैं तो वो हम सेट कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के जरिए। कौन सा एट्रीब्यूट, इन्फो एट्रीब्यूट। देखो कई बार शायद आपको याद हो कि सर्वलेट की एक मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो। सर्वलेट में एक मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो। एक्चुअली दिस मेथड बिलोंग्स टू, मेरे ख्याल से यहाँ ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट से, और ये हमें देती है इंफॉर्मेशन सर्वलेट के बारे में, मतलब डिस्क्रिप्शन अगर सेट किया है तो वो डिस्क्रिप्शन अगर हम कुछ सेट करना चाहते हैं कि जो रिट्रीव किया जाए गेट सर्वलेट इन्फो के जरिए, तो वो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इन्फो एट्रीब्यूट के जरिए। इन्फो डिफाइंस अ स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज डिस्क्रिप्शन फॉर द पेज। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द रिजल्टेड सर्वलेट। जो सर्वलेट बनेगी इंटरनली इसके अनुवाद से,
उसमें गेट सर्वलेट इन्फो के जरिए इस डिस्क्रिप्शन को रिट्रीव किया जा सकता है। मतलब आप अपने पेज में स्क्रिप्टलेट में गेट सर्वलेट इन्फो यूज़ कर सकते हो, जेएसपी एक्सप्रेशन में भी गेट सर्वलेट इन्फो यूज़ कर सकते हो, और जेएसपी डिक्लेरेशन में भी यूज़ कर सकते हो गेट सर्वलेट इन्फो। इससे क्या मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट किया है वो कैसे यूज़ करेंगे इसको, लेस देन परसेंटेज साइन @ पेज इन्फो इक्वल टू सम मैसेज, जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो वो, using the error page attribute. The error page specifies a JSP page. अब देखो ये एट्रीब्यूट एरर पेज, और इसके बाद का एक दूसरा एट्रीब्यूट आएगा ऐसा ही, इज एरर पेज। दोनों ही काफ़ी दिलचस्प है। ये एरर पेज से क्या होता है पता है कि देखो आपकी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे पेज होंगे, और काफ़ी सारे पेज में काफ़ी सारी जगहों पे एरर्स आ सकती है। तो कहीं पे भी अगर रन टाइम एरर जनरेट होती है तो उसका एक योग्य मैसेज डिस्प्ले होगा। हर पेज में अपना अलग अलग मैसेज अपने अलग अलग तरह से डिस्प्ले होगा, लेकिन क्लाइंट आपका है, ये सभी पेजेस आपके हैं। तो अगर आप चाहो तो एक ऐसा पेज बना सकते हो कि जो एरर आने पे रन हो। कहीं भी आपकी एप्लीकेशन में किसी भी पेज में अगर एरर आती है, किसी भी जेएसपी के पेज में कोई रन टाइम एरर जनरेट होती है, तो उस हर एक केस में आपका बनाया हुआ वो पेज क्लाइंट के सामने रन होकर आए और अच्छी तरह से उसको इस एरर को प्रेजेंट कर। एक ही पेज हर समय एरर के वक्त पे वो रन हो और क्लाइंट को वो एक अच्छा सा मैसेज अच्छी तरह से फॉर्मेट में डिस्प्ले करे कि भाई ये एरर आई है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अच्छा लगेगा क्लाइंट को। कहीं भी एरर आती है तो एक ही प्रकार के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले की जाती है कि भाई ये हुआ है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, किसी भी पेज को आपने एरर डिस्प्ले करने के लिए बनाया है, तो उस पेज को आपको सेव करके रखना पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको, उस एरर पेज को, मतलब वो एरर डिस्प्ले करने वाला जो पेज है उसको आपको जिस पेज में सेट करवाना है कि भाई एरर आने पे इस पेज से, करंट पेज से वो एरर वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए, वो सेट करवाने के लिए आपको ये एट्रीब्यूट यूज करना है एरर पेज। और यहाँ पे आपको लिखना है उस पेज का URL। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये एट्रीब्यूट सेट करते हो एरर पेज इक्वल टू उस पेज का नाम या उसका URL, तो क्या होगा, करंट पेज में अगर एरर आती है तो यहाँ पे जो पेज लिखा है ना आपने, वो पेज रन होगा और एरर को डिस्प्ले करेगा। उस पेज को भी आपने ही बनाया होगा, उसमें भी कोडिंग आपने ही लिखना पड़ेगा, उसमें भी कोडिंग, एरर को डिस्प्ले करने का कोडिंग आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। लेकिन करंट पेज में अगर एरर आती है तो वो एरर को डिस्प्ले करने के लिए मैंने दूसरा पेज बना के रखा है, और वो पेज ये है, वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ से, एरर पेज इक्वल टू उस पेज का नाम जो एरर को डिस्प्ले करेगा। तो पेज डायरेक्टिव का ये दिलचस्प एट्रीब्यूट है एरर पेज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे URL लेंगे उस पेज का कि जो एरर को डिस्प्ले करेगा। The exception thrown will automatically be available to the designated page by the exception variable। अब वो जो सेकेंडरी पेज है आपका, उसमें एक एक्सेप्शन नाम का वेरिएबल अवेलेबल होगा इनबिल्ट, और उस वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, जो भी एरर अभी जनरेट हुई है उसका रेफरेंस। मतलब करंट पेज में अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो वो एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली पास की जाएगी इस सेकेंडरी पेज को। और कौन से नाम से पास की जाएगी, एक्सेप्शन नाम से। पता है ना 8 प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स जो हमने डिस्कस किए थे, 8 प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स ऑफ JSP, उसमें एक वेरिएबल ये भी है एक्सेप्शन, कि जो एरर के आने पर यूज किया जा सकता है। एक्सेप्शन वेरिएबल में वैल्यू कब होती है, जब एरर जनरेट होती है तब। क्या वैल्यू होती है, एरर का रेफरेंस, मतलब एक्सेप्शन का रेफरेंस। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो कहने का मतलब जो सेकेंडरी पेज हम बनाएंगे वो भी JSP का पेज ही होगा,
और उसमें हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे एरर डिस्प्ले करने को। ठीक है, अब जो मैंने कहा कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आप उस सेकेंडरी पेज में यूज करोगे इज एरर पेज। अब देखो, वो जो सेकेंडरी पेज बनाया आपने एरर को डिस्प्ले करने के लिए, आपको सिस्टम को तो बताना पड़ेगा कि ये पेज मैं एरर को डिस्प्ले करने के मकसद से बना रहा हूं, तो वो आप बताओगे, वो आप सेट करोगे इस एट्रीब्यूट के जरिए। कौन से एट्रीब्यूट के जरिए? इस एरर पेज। ये एट्रीब्यूट आपको कहाँ पे लिखना है? उस पेज में कि जो एरर के आने पे डिस्प्ले होने वाला है, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको वहां पे क्या रखनी है? ट्रू। The is error page specifies whether or not the current page can act as an error page for another JSP page. It takes the following form, similar to the other attributes, less than %@ page is error page equal to some value. Its value can be true or false. By default it is false. और हमें इसको ट्रू रखना है अगर हम एरर पेज बनाना चाहते हैं तो, मतलब एरर डिस्प्ले करने का पेज बनाना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन यहीं तक सीमित रखते हैं। we will discuss the following in the next session.